Hello students, a very pleasant morning to all of you. Today we will start our video of third class. Now we will start our video of question answer, and in our last video we have already done the reading part of chapter 10, The Golden Girl, and book exercise, and now we will start our question answer. So let's start. चैप्टर 10 द गोल्डन गर्ल पार्ट ई है हमारा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज पीटी उषा बोर्न. पीटी उषा का जन्म कहाँ हुआ था. आंसर है पीटी उषा वाज बोर्न इन 1964 इन केरला. पीटी उषा का जन्म 1964 में केरला में हुआ था. और सेकंड क्वेश्चन इज वेयर डिड पीटी उषा जॉइन द स्पोर्ट्स स्कूल. पीटी उषा ने स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर ज्वाइन किया था. आंसर है सी जॉइन अ स्पोर्ट्स स्कूल एट कैनानोर. उन्होंने उसने कहाँ पर ज्वाइन किया था. स्पोर्ट्स स्कूल कैनानोर में. थर्ड क्वेश्चन हु वाज पीटी उषाज कोच. पीटी उषा के कोच कौन थे. तो इसका आंसर है श्री O.M. नोम्बियार उनके कोच थे. हमारा पार्ट एफ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस. और फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज पीटी उषा वर्किंग. पीटी उषा कहाँ काम कर रही थी. आंसर है हमारा पीटी उषा वाज एन एम्प्लॉय ऑफ साउदर्न रेलवेज. पीटी उषा एक कर्मचारी थी कहाँ. साउदर्न रेलवेज में. और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज पीटी उषा निक नेम. पीटी उषा का निक नेम क्या था. आंसर है सी हैड बीन निक नेम्ड एज इंडियाज गोल्डन गर्ल. उनका क्या नाम रखा गया था. निक नेम क्या रखा गया था. इंडियाज गोल्डन गर्ल. इंडियाज गोल्डन गर्ल. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्ड व्हाट इज पीटी उषाज फुल नेम. पीटी उषा का फुल नेम क्या था. वो तो उनका निक नेम था गोल्डन गर्ल, और यहाँ पर इनका क्या पूछा है फुल नेम. हर फुल नेम इज पिलवुल्ला कंडी थेक्कर प्राम्बिल उषा. उनका पूरा नाम क्या था. फुल नेम क्या था. पिलवुल्ला कंडी थेक्कर प्राम्बिल था. और पार्ट जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पीटी उषा बिकेम फेमस. पीटी उषा फेमस कैसे बनी थी. प्रसिद्ध कैसे हुई थी. आंसर इज ही बिकेम फेमस ड्यू टू हर हार्ड वर्क. मैं अपनी कठिन परिश्रम के कारण प्रसिद्ध हुई थी. सेकंड क्वेश्चन मेंशन पीटी उषाज फर्स्ट मेजर विक्ट्री इन एथलेटिक्स. पीटी उषा की जो प्रथम जो जीत थी उसका उल्लेख कीजिए. आंसर है सी मेड अ रिकॉर्ड एट द 1986 एशियाड बाय विनिंग 4 गोल्ड एंड अ सिल्वर medal at the 1986 Asiad in Seoul. India won only 5 gold medals. Of them, 4 were bagged by Usha alone. क्या है इसमें कि उसने एक रिकॉर्ड बनाया था कब 1986 में. जो एशियाड में क्या हुए थे गेम्स हुए थे उनमें उन्होंने एक अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया था. उसमें 4 गोल्ड और एक सिल्वर 4 गोल्ड एंड अ सिल्वर मेडल वोन किया गया था एट द 1986 एशियाड इन सियोल, जो कि सियोल में हुए थे. इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल्स क्या किए थे वोन किए थे, जिनमें से 4 गोल्ड मेडल थे वो किसने बैग्ड किए थे जीते थे. तो वो उषा ने जीते थे. ये उनकी एक फर्स्ट विक्ट्री थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज पीटी उषा डन प्राउड इंडिया प्राउड. तो पीटी उषा ने भारत को कैसे गौरवान्वित किया था. आंसर इज पीटी उषा हैज डन इंडिया प्राउड एज ए
कॉम्पिटेंट रनर, क्योंकि जो पीटी उषा थी वो एक क्या थी, सक्षम धावक थी। इस रूप में उसने भारत को जो है क्या, गौरवान्वित किया था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू। Good morning, students. I am Manisha ma'am, your math teacher from MLP International School, Rajpura. Let we start our math online classes for class 3rd. My dear student, in previous class, exercise 8.2 we complete. Today we will start our exercise 8.3. Question number first, convert the following amounts into पैसे. बेटा question number first में हमें amounts given है, इनको हमें पैसे में convert करना है. So let we start. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ₹21.90। बेटा इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लाइन होगी ₹1 इक्वल टू ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब चेंज किसको करना है, 21.90 रुपीज़ को इक्वल टू क्या होगा, 21 रुपीज़ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। 21 मल्टीप्लाई बाई 100 पैसे प्लस बेटा पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पैसे होते हैं, तो इसको हम सेम राइट कर देंगे 90 पैसे। 21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 2100 पैसे प्लस 90 पैसे। अब इनको ऐड कर लेंगे। बेटा आप साइड में राइट करके इनको ऐड कर सकते हो, ये आप नोटबुक में पीछे कर सकते हो, ये आपका रफ वर्क है। 0 में 0 को प्लस क्या 0, 0 में 9 को प्लस क्या 9, 1 2 क्या है बेटा ऐड करने पर 2190 पैसे, ये यहाँ राइट कर देंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट बी में हमें गिवन है ₹5, ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। किसको कन्वर्ट करना है बेटा, ₹5 को, वो यहाँ राइट करेंगे। ₹5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे। बेटा यहाँ पॉइंट के बाद पैसे गिवन नहीं है तो हम राइट नहीं करेंगे। इक्वल टू 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 500 पैसे। बेटा ये क्वेश्चन यहीं तक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट सी में हमें गिवन है 0.80 रुपीज़। बेटा फर्स्ट लाइन हमारी क्या होगी, ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। किसको कन्वर्ट करना हमें, 0.80 रुपीज़ को, उसको यहाँ राइट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रुपीज़ क्या है बेटा, ₹0 है, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 पैसे प्लस 80 पैसे सेम राइट कर देंगे। बेटा 0 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 80 पैसे। 0 में 80 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 80 पैसे। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट डी में हमें गिवन है ₹99.99। इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। ₹1 इक्वल टू 100 पैसे। हमें किसको कन्वर्ट करना है, 99.99 रुपीज़ को, उसको यहाँ राइट कर लेंगे। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 99, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या है, 99 पैसे, इसको सेम राइट कर देंगे। प्लस 99 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9900 पैसे प्लस 99 पैसे सेम राइट करने में। अब इनको ऐड कर लेंगे। आप साइड में यहाँ राइट करके इनको ऐड कर सकते हैं, या आपका रफ वर्क का आप नोटबुक में पीछे ऐड करके भी राइट कर सकते हैं। क्या ऐड करने पर 9999 पैसे। I think students you understand, so you can easily revise remaining parts of question number first of exercise 8.3. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कल मैंने आपको पार्ट 9 पढ़ाया था, आपका वो पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे पार्ट 10। हमारे पार्ट 10 का नाम है अनोखी यात्रा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में दो सगे एवं छोटे भाई बहन की बर्फीली एवं साहसिक यात्रा के बारे में बताया गया है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे, जिसके लिए उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अभी हम उनकी कहानी पढ़ेंगे। संगीता बहुत छोटी थी, केवल 7 वर्ष की, और उससे कुछ ही बड़ा था उसका भाई रूपेंद्र। वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे।
तो बच्चों कितने वर्ष का बताया मैंने संगीता को? 7 वर्ष का। और कहाँ रहते थे वो लोग? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, जहाँ से रोहतांग दर्रा ज़्यादा दूर नहीं था। 13,000 फीट पर रोहतांग दर्रा बर्फ़ से ढका हुआ, जहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती थी। तो रोहतांग दर्रा कितना गहरा था? 13,000 फीट। बड़े बड़े साहसी और सूरमा भी उधर जाने से घबराते थे। सभी लोग कहते रोहतांग दर्रा खतरनाक है, पर संगीता और रूपेंद्र दर्रा पर रोज खेलने जाते और ज़मीन पर पड़ी बर्फ को उठाकर गेंद की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते। सब और उनकी मीठी खिलखिलाहटें बिखर जाती। यह उनका रोज का प्रिय खेल था। तो बच्चों संगीता और रूपेंद्र रोज कहाँ खेलने जाते थे? रोहतांग दर्रे पर। एक दिन संगीता बोली, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? हैं। रूपेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। बोला, बड़े बड़े साहसी हिम्मती स्केटिंग वाले तो हिम्मत कर नहीं पाए, और हम मालूम है कितनी मुश्किलें आएंगी। हम तो बर्फ में दब ही जाएंगे। तो किसने कहा ये बात? रूपेंद्र ने अपनी बहन संगीता से, कि अभी हम बहुत छोटे हैं और रोहतांग दर्रा पार करने में बहुत अधिक मुश्किलें हैं। पर संगीता का निराश बड़ा भाई रूपेंद्र समझे बगैर रह न पाया। वह बोला, तो तुम क्या चाहती हो? हम रोहतांग दर्रा पार करें, पर रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी क्या उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी? रोगी तो नहीं? संगीता ने हंसकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तो अब चले। ऐसे शुरू हुई एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा। पर्वतारोहण क्या होता है? पर्वतों पर चढ़ने वाले, जो चढ़ाई करने वाले होते हैं, उसे कहते हैं पर्वतारोहण। ऐसी यात्रा जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चों को प्रकृति के भीषण रूप से टक्कर लेते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहरानी थी। दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते खेलते चल पड़े। कुछ मील तक तो पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वे वैसे ही घूमने चले आते थे। उछलते कूदते हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ़ के खेल खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, उनके धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। मौसम ठंडा था। हवा में इतनी ठंडक थी कि लगता था खून तक जम रहा है। तो बच्चों, जितने अधिक ऊपर बच्चे जा रहे थे, उतनी क्या थी? ठंड बढ़ती जा रही थी। और बच्चे दोनों बहुत छोटे थे, इसलिए दोनों ही बहुत ज़्यादा उस तूफान से घिर गए थे। होते होते वे रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में आ पहुँचे। सब और बर्फ ही बर्फ, मानो पूरी दुनिया बर्फ में समा गई हो। बीच बीच में तेज हवाएं और आंधियाँ चलती तो दोनों को लगता कि वे तिनके की तरह इस आंधी में उड़ जाएंगे और फिर कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ते गए। आखिर वह दिन भी आया जब अपनी खतरों से भरी यात्रा पूरी करके वे रोहतांग दर्रे के बाहर आए। वहाँ सबको अपनी इस रोमांचक साहस कथा के बारे में सुनाया। पहले तो लोग भूचक्के रह गए, भूचक्के नहीं, हैरान रह गए। फिर हुलसकर होता है खुश होकर। लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया, फूलों की मालाएं पहनाई। देखते ही देखते हुए बालक जनता के लाडले और दुलारे हो गए। उनकी यह साहस कथा दूर दूर तक फैली और फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जो भी उनकी साहस कथा के बारे में सुनता, दांतों तले उंगली दबा लेता। पर संगीता और रूपेंद्र हंसकर कहते, हमें बर्फ से प्यार है तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह न कह सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली आपको? संगीता और रूपेंद्र सभी बच्चों को क्या संदेश देना चाहते थे?
सभी बच्चों को बहादुर बनने का संकेत देना चाहते थे दोनों बहन भाई। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अभी हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। दर्रा होता है घाटी, आश्चर्य, हैरानी, भीषण, भयंकर, रोमांचक, जिससे रोंगटे खड़े हों। इनाम, पुरस्कार, इनाम, पर्वतारोही, पहाड़ पर चढ़ाई करने वाले, साहसी, हिम्मती, बर्दाश्त, सहन करना, भौचक्के, अचंभित, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, सूरमा, बहादुर, अनोखा, निराला या अद्भुत, हुलसकर, खुशी से, विजय पताका, जीत का झंडा। तो बच्चों ये शब्दार्थ आप लोगों को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 5, Physical Features of India. In our previous video, we discussed this chapter and we will discuss the 6 physical divisions of India. First हमारा physical division था the Northern Mountain, second is the Northern Plain, third the Great Indian Desert, fourth the Deccan Plateau, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन और सिक्स्थ हमारा है द आइलैंड। सो बेटा हमने इस मैप के अंदर हमारे जो 6 फिजिकल डिविजन्स थे उनको रीड किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड वी एक्सप्लेन द नॉर्दर्न माउंटेन ऑल्सो एंड टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। टू द साउथ ऑफ द हिमालय लाइज द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। हिमालय के साउथ में जो नॉर्दर्न प्लेन है वो स्थित है। दिस इज ए फ्लैट रीजन। ये जो एक क्षेत्र है ये एक प्लेन क्षेत्र है, फ्लैट रीजन है। इट इज वाटर्ड बाय हिमालयज रिवर लाइक द गंगा एंड द यमुना। ये जो रीजन है नॉर्दर्न माउंटेन का, इसके अंदर जो वाटर उपलब्ध होता है वो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा प्राप्त करवाया जाता है, जैसे जो गंगा है या यमुना जो रिवर है उनसे। दिस रिवर ब्रिंग वेरी फाइन सोइल कॉल्ड सिल्ट। ये जो रिवर है ये अपने साथ एक बहुत अच्छी जो मृदा लेकर आती हैं वो कौन सी है? सिल्ट है, जिसे सिल्ट कहते हैं। इट मेक्स द एरिया वेरी फर्टाइल। ये जो मिट्टी है ये जिस भी एरिया में नदियों के द्वारा बिछाई जाती है, नदियों के द्वारा छोड़ी जाती है, उस एरिया को बहुत अधिक उपजाऊ बनाती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। सिल्ट इज गुड फॉर ग्रोविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप। सिल्ट जो है वो अलग अलग प्रकार की फसलों को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। देयर आर मैनी सिटीज लाइक दिल्ली, इलाहाबाद एंड वाराणसी आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन। हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड हैं। वो कौन कौन सी हैं? दिल्ली, इलाहाबाद एंड वाराणसी। मैनी ऑफ पीपल्स लिव इन दीज प्लेन्स। ये जो प्लेन एरिया है इनके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो गर्मी के समय में बहुत अधिक गर्म रहते हैं और सर्दी के समय में बहुत अधिक ठंडे रहते हैं। द कोल्ड विंड फ्रॉम द नॉर्थ आर स्टॉप्ड बाय हिमालयज माउंटेन। जो ठंडी हवाएं हैं जो नॉर्दर्न एरिया से आती हैं उनको हिमालय के द्वारा रोका जाता है। विदाउट दैम इवन द प्लेन ऑफ द नॉर्थ वुड बी फ्रीजिंग एंड फील्ड विद स्नो। अगर हिमालय ना हो हमारे नॉर्थ में तो जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है वो भी कंप्लीटली जमा हुआ रहेगा या बर्फ से भरा हुआ रहेगा। सो नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसको थार डेजर्ट भी कहते हैं। इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो रीजन है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। इट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान को बहुत बड़े एरिया को कवर किए हुए हैं। दिस रीजन इज ड्राई एंड हॉट। ये जो क्षेत्र है वो सूखा और गर्म है।
देर इज secretary of water, sometimes sandstorms blow to cover everything। क्या होता है, ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत कम वाटर पाया जाता है और कई बार जो धूल भरे तूफान जो चलते हैं उनसे हर चीज़ कवर हो जाती है, ये हर एक चीज़ को मिट्टी से कवर कर देते हैं। एज सोइल इज ड्राई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो प्लांट एंड ट्रीज इन द थार डेजर्ट। क्योंकि थार डेजर्ट के अंदर जो मिट्टी है वो सूखी होती है और सूखी होने के कारण यहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज ग्रो होना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड इन विंटर द नाइट्स आर वेरी कूल। ये जो है गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्म होता है ये रीजन, और सर्दी के मौसम में यहाँ की जो नाइट्स हैं वो बहुत अधिक ठंडी होती है। पीपल लिव इन वेरी हार्ड लाइफ हेयर। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट इज द दक्कन प्लेटू, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम ए पेनिnsula। इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। ये जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, जिसे हम पेनिnsula कहते हैं यानी कि प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है वो एरिया जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ होता है, वो पेनिnsula कहलाता है। इट इज़ सराउंडेड बाय, जो हमारा दक्कन प्लेटू है वो किससे सराउंडेड है, बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है, घिरा हुआ है ईस्ट में, अरेबियन सी से वेस्ट में घिरा हुआ है, एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और इंडियन ओशियन से साउथ में जो हमारा जो दक्कन प्लेटू है वो घिरा हुआ है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ए प्लेटू। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो एक पठार है, प्लेटू है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पेनिnsुलर प्लेटू। इसीलिए इसको एक पेनिnsुलर प्लेटू भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। द पेनिnsुलर प्लेटू और द दक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो पेनिnsुलर प्लेटू और जो दक्कन प्लेटू है वो नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में लोकेटेड है। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका जो ढाल है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसी के कारण ये जो क्षेत्र है इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ जो रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। द रिवर्स सच एज गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो रिवर है वो बहते हुए जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द नर्मदा एंड द तापी रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी। जो नर्मदा रिवर और तापी रिवर है वो अरेबियन सी में जाकर गिरते हैं, क्योंकि उनका जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट है। दिस एरिया इज वाटर्ड बाय दीज रिवर्स। ये जो रीजन है ये इन सभी रिवर्स के द्वारा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, इनके द्वारा ही वाटर यहाँ पर उपलब्ध होता है। हाउएवर दीज एरिया आर नॉट एज फर्टाइल एज द प्लेन्स। ये जो रीजन है प्लेटू का रीजन, ये प्लेन्स की तरह अधिक फर्टाइल नहीं है। In central India, the Deccan Plateau is spread from the plains of the north by the Satpura and the Vindhya range of the hills। क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल इंडिया है उसके अंदर जो दक्कन प्लेटू है उसका जो रीजन है वो नॉर्थ में सतपुरा माउंटेन से विंध्या हिल्स तक विस्तृत है। द कोस्टल प्लेन्स, तटीय जो मैदान है, नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन्स आर ऑल्सो फाउंड अलोन द ईस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। बहुत पतली प्लेन एरिया की जो लाइन है, प्लेन मैदान है, वो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर इंडिया के पाई जाती है। दीज आर कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इनको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट आर 2 माउंटेन रेंज विच स्प्रेड द दक्कन प्लेटू फ्रॉम द कोस्टल प्लेन। जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो हैं वो 2 माउंटेन रेंज हैं जो विस्तृत हैं दक्कन प्लेटू से कोस्टल प्लेन तक। एज द कोस्टल प्लेन आर वेरी फर्टाइल मैनी क्रॉप्स आर ग्रो हेयर। जो तटीय मैदान है वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं। द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नोर टू कूल। यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक
ठंडा होता है। नेक्स्ट इज द आइलैंड्स। आवर कंट्री हैज़ 2 मेन आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। हमारी जो कंट्री है उसके अंदर दो आइलैंड ग्रुप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड, जो हमारे ईस्टर्न साइड है बे ऑफ बंगाल में, और द लक्षद्वीप लाइज इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में। द आइलैंड्स आर ब्यूटीफुल प्लेसेस। जो आइलैंड्स होते हैं, जो द्वीप होते हैं, वो बहुत ही सुंदर स्थान होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। यू रीड कंप्लीटली दिस चैप्टर 2 times. थैंक यू। Healthy morning all of you. How are you all? Awesome. I'm your science teacher. As we know, we completed our S7. Now we are ready for our PT2 syllabus. It's the syllabus of science. First chapter is birds, feathers, beak, etc. And our second chapter is nest and baby birds. Third is organ and organ system. Fourth is soil. Fifth is solid, liquid and gases. Second last is what are things made of, and at last measurement. Here your total 7 chapters. Okay. हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम आज अपने सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4। तो अपने चैप्टर का नाम क्या है? बर्ड्स, feathers, beaks, feet, claws and flight। इसमें हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स के feathers के बारे में, पंखों के बारे में, चोंच के बारे में, उनके पैर, पंजे, फ्लाइट, उनके उड़ान के बारे में, उड़ने के बारे में, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके। इसमें मेन पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं? लर्निंग ऑब्जेक्ट, फ्लाइट एंड डाउन feathers, डिफरेंटली शेप्ड बीक, शेप एंड यूजेस ऑफ फीट एंड क्लॉज, हाउ बर्ड्स फ्लाई। जो बर्ड्स के उड़ने वाले feathers होते हैं और जो गर्म रखने वाले डाउन feathers होते हैं, या डिफरेंट टाइप की जो बीक होती है, जो उनकी चोंच अलग अलग शेप की होती है, और वो शेप और उनके पैर, पंजे किस किस काम में आते हैं, उन सब के बारे में, और बर्ड्स उड़ते कैसे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके। बर्ड्स आर यूनिक, दे आर द ओनली एनिमल दैट हैव feathers। बर्ड्स एक यूनिक, सबसे अलग और हटके प्राणी है, एक जंतु है। वो किस लिए? क्योंकि ओनली यही एक ऐसा एनिमल है जिसके पास feathers हैं, यानी पंख हैं। आपने देखा ना, केवल बर्ड्स ही उड़ सकते हैं और कोई एनिमल नहीं उड़ सकता ना। क्यों? क्योंकि इनके पास feathers हैं। अब सबसे पहले feathers के बारे में पढ़ते हैं। feathers कम इन डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। अब जैसे आप सबको पता है कि feathers हर बर्ड्स के अलग अलग शेप, साइज और कलर्स के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पिकॉक रहता है, उसके कितने बड़े feathers रहते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं, कलरफुल होते हैं। तो वहाँ पे स्पैरो है जिसके कितने छोटे से होते हैं, और वो कलरफुल भी नहीं होती ज़्यादा, ओनली ब्राउन कलर की होती है। तो हर का अलग अलग शेप और साइज होता है। ओके। बिसाइड मेकिंग बर्ड अपीयर ब्यूटीफुल, feathers सर्व अदर पर्पस टू। feathers सुंदर तो लगते ही लगते हैं, पर इसके और भी काम आते हैं। वो क्या क्या हैं? द फ्लाइट feathers इंक्लूड टेल एंड विंग feathers, दे एड फ्लाइट। जो फ्लाइट feathers होते हैं, इनके उड़ने वाले पंख होते हैं, उसमें इंक्लूड पता टेल भी होती है। टेल इनकी पूंछ। अब आप सोचोगे टेल क्या हेल्प करती होगी उड़ने में, पर टेल इनकी इस तरह से हेल्प करती है कि जब ये उड़ते हैं उस तरफ, जब इनको डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो टेल पहले मुड़ती है, लेफ्ट या राइट, उस हिसाब से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। ओके। ये इनकी हेल्प करती है। उसके बाद है डाउन feathers। डाउन feathers पंखों के नीचे वाला भाग। इसमें क्या है? डाउन feathers आर सॉफ्ट एंड फ्लफी। ये बहुत ही, जैसे आपको पता, मुलायम होता है और फ्लफी, रोएदार होता है। दे कीप अ बर्ड वार्म बाय ट्रैपिंग एयर क्लोज टू इट्स। और ये क्या करता है? बर्ड की बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है। देन बीक्स यानी चोंच। बीक्स ऑल्सो नोन एज बिल। बीक को और क्या बोलते हैं? बिल भी कहते हैं। हेल्प बर्ड्स इन मैनी वेज, जो कि बर्ड को बहुत से तरीकों में हेल्प करती है। वो क्या क्या है?
Beaks are of different shape and often a bird can be identified by looking at its beak. बर्ड्स की बहुत डिफरेंट टाइप की शेप होती है, सारी बर्ड्स की अलग अलग शेप होती हैं और अधिकतर उन बर्ड्स की हम उनकी बीक के द्वारा ही उनको पहचानते हैं। वो कैसे? जैसे वो जिस तरह का खाना खाती हैं उनकी बीक लगभग उसी तरीके की होती चली जाती है। जैसे कि जो फ्लैश खाता है उसकी नुकीली हो जाती है, जो ग्रेन अनाज खा रहा है उसकी थोड़ी आगे की तरफ ओनली पॉइंटेड हो जाती है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, बीक्स आर यूज्ड बाय बर्ड्स। अब बर्ड्स कैसे कैसे यूज़ करती हैं बीक्स को अपने? फॉर गैदरिंग, कैचिंग एंड ईटिंग फूड। खाने को इकट्ठा करने में, पकड़ने में, खाने में, इन सारी चीज़ों में किसकी हेल्प करती हैं? कि कौन हेल्प करता है? उनकी बीक यानी उनके चोंच। फॉर पिकिंग, बिल्डिंग मटेरियल वाइल बिल्डिंग नेस्ट। जब वो अपना घर बनाती हैं तो उसमें भी वो जो तिनके लेकर आती हैं उस किसके थ्रू लेकर आती हैं? अपने बीक के थ्रू ही लेकर आती है ना, तो बीक उसमें भी उनकी हेल्प करती है। फॉर डिफेंडिंग दैम सेल्फ एंड देयर बेबीज़, और अपने खुद की प्रोटेक्शन और अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए भी उनकी जो बीक होती है वो हेल्प करती है। वो नुकीली होती है तो वो उससे ही लड़ाई करती हैं। और फॉर फीडिंग बेबीज़, और अपने बेबीज़ को खाना खिलाने के लिए। आपने देखा होगा ना, कई जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी चोंच में लेकर आती हैं कीड़ों को या छोटे छोटे कोई भी अनाज को, जो कि अपनी चोंच से वो अपने बच्चों को या चूज़ों को देती हैं, उसको खिलाती हैं। उसके बाद शेप ऑफ अ बर्ड्स बीक इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स ईटिंग हैबिट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक आर एज फॉलोज। जैसे कि अभी बताया था कि जो बीक होती है वो उनके खाने से ही रिलेटेड हैबिट पे डिपेंड करती है। वो कैसे? वो हम देखो नीचे पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट है टीयरिंग बीक। टीयरिंग बीक क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, टीयर फाड़ने वाले बीक। मतलब इसका मतलब क्या है? ये इनको ज़्यादा प्रेशर वाले बीक हैं इनके पास, क्योंकि इनको टीयर करनी पड़ रही है। फ्लैश खाते हैं जिसकी वजह से इनकी चोंच को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना पड़ता है ताकि वो उस चीज़ को फाड़ सके। तो इन बर्ड्स की जो बीक होती है वो टीयरिंग बीक कहलाती है। जैसे कि बर्ड ऑफ प्रे और रैप्टर सच एज ईगल, काइट्स, हॉक, वल्चर्स एंड फॉल्कन ईट फ्लैश। ये सारे ईगल, काइट्स, हॉक ये सारे क्या करते हैं? फ्लैश यानी मांस खाते हैं। तो दे हैव शार्प हुक्ड बीक दैट हेल्प देम टीयर मीट। तो इनके पास कैसी बीक हो जाती है? शार्प, नुकीली और हुक शेप की हो जाती है, जो कि इनको किस में मदद करती है? मीट खाने में मदद करती है। ओके, नेक्स्ट है क्रैकिंग बीक। अब क्रैकिंग बीक क्या होती है? जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हो, स्पैरो है। स्पैरो क्या खाती है? अनाज खाती है ना। तो अनाज में इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की नहीं, पर उसको छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी क्या होती है? बीक आगे को पॉइंटेड होती है ताकि वो उसको तोड़ने में, क्रैक करने में मदद करे। इसीलिए इसकी बीक का नाम पड़ा हुआ है क्रैकिंग बीक। स्पैरो एंड कार्डिनल्स क्रैक ओपन सीड्स एंड नट्स विद देयर शॉर्ट स्टाउट कोन शेप बीक। जो स्पैरो या कार्डिनल्स होती हैं क्या करती है? बीज, नट्स, अनाज यही सब खाती है। इसलिए इनकी जो बीक होती है वो छोटी और आगे की तरफ कोन शेप समझ रहे हो ना? कोन शेप में बनी हुई होती है, आगे से नुकीली होती है, जो इनके अनाज तोड़ने में मदद करती है। फिर है निडल लाइक बीक। निडल लाइक बीक किसकी होती है? यहाँ जैसे आप देख रहे हो हमिंग बर्ड दिखा रखा है ना। हमिंग बर्ड आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होती है। जब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी होती है, तो हमिंग बर्ड होती है। आप इसकी बीक देखो कितनी नुकीली सी है, निडल शेप में है ना, सुई की तरह, इसीलिए इसकी बीक का नाम पड़ा हुआ है निडल शेप बीक। अब देखो, हमिंग बर्ड हैव लॉन्ग निडल लाइक बीक। दे यूज टू प्रॉप डीप इनटू फ्लावर्स टू गेट नेक्टर दैट दे ड्रिंक। अब इसकी निडल टाइप की क्यों है? क्योंकि इसका खाना ही ऐसा है। अभी क्या खाती है? ये फूलों का रस पीती है। अब फूलों का रस पीने के लिए इसको अपनी इस बीक को फ्लावर्स के अंदर डालना पड़ेगा और नीचे से रस पीना पड़ेगा। इसीलिए इसकी बीक इस शेप की, निडल टाइप की और नुकीली हो गई है। ओके, नेक्स्ट है चाइजल बीक, जो हम कल पढ़ेंगे। ओके, Good morning. Welcome to our YouTube online classes. I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School, Rajpura. Students, today we discuss our chapter number
25 इट इज़ नेशनल गेम्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 25 में क्या डिस्कस करेंगे? नेशनल गेम्स। हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम गिवन है, साथ में उनके गेम्स। हमें बताना है कि कौन सी गेम किस कंट्री से रिलेट करती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। डू यू नो अबाउट द नेशनल गेम्स ऑफ वेरियस कंट्री? क्या आप अलग अलग कंट्रीज़ के नेशनल गेम के बारे में जानते हैं? उनके राष्ट्रीय गेम के बारे में जानते हैं? इफ़ यस, यदि हाँ, मैच द कॉलम ए कंट्रीज़ टू कॉलम बी नेशनल गेम्स। आपको क्या करना है कि कॉलम ए में हमारी कंट्रीज़ गिवन है, उसको किससे मैच करना है? कॉलम बी से, जिसमें नेशनल गेम गिवन है। लेट्स सी, हेयर इज़ कॉलम ए। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम ए गिवन है, इसमें कंट्रीज़ के नेम गिवन है। आप देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम हमारे पास गिवन है इस चैप्टर में। एंड कॉलम बी, हेयर इज़ नेशनल गेम्स गिवन है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1, यूएसए। जो यूएसए है उसका नेशनल गेम क्या है? बेसबॉल। द नेशनल गेम ऑफ यूएसए इज बेसबॉल। यूएसए का नेशनल गेम क्या है? बेसबॉल। सेकंड इज इंग्लैंड। इंग्लैंड का नेशनल गेम है क्रिकेट। CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट इज द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। थर्ड वन इज स्पेन। स्पेन जो हमारी कंट्री है उसका नेशनल गेम क्या है? बुल फाइटिंग। द बुल फाइटिंग इज द नेशनल गेम ऑफ स्पेन। स्पेन इज अ कंट्री एंड इट्स नेशनल गेम इज बुल फाइटिंग। फोर्थ वन इज जापान एंड द नेशनल गेम ऑफ जापान इज जूडो। जो जूडो है गेम, वो किसका नेशनल गेम है? कौन सी कंट्री का नेशनल गेम है? जापान का। सो हम मैच करेंगे, नंबर 4 लिखेंगे। 5 वन इज कनाडा। कनाडा का नेशनल गेम है, आप देख सकते हैं, आइस हॉकी। आइस हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ कनाडा। ICE, आइस, HOCKEY, हॉकी। आइस हॉकी जो गेम है वो कौन सी कंट्री का नेशनल गेम है? कनाडा का। सो राइट नंबर 5। देन ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर पे हमारी कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। एंड द नेशनल गेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज क्रिकेट एंड ऑल्सो टेनिस। क्रिकेट भी उसका नेशनल गेम है ऑस्ट्रेलिया का, और दूसरा गेम कौन सा है नेशनल गेम? टेनिस। दोनों ही, क्रिकेट प्लस टेनिस, दोनों ही जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, उसके नेशनल गेम है। सो राइट नंबर 6। 7th वन इज इंडिया एंड इंडिया यू ऑल नो द इंडिया इज अवर कंट्री। आप सभी को पता है हमारे देश का नाम क्या है? भारत है, इंडिया है। एंड द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी। हॉकी क्या है? इंडिया का नेशनल गेम है। सो राइट नंबर 7, HOCKEY, हॉकी के पीछे नंबर 7 लिखेंगे। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमारी कंट्री, वो उसका नेशनल गेम क्या है? इट इज़ ऑल्सो हॉकी। पाकिस्तान की नेशनल गेम क्या है? हॉकी। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। सो राइट नंबर 8। नेक्स्ट वन इज रशिया। तो रशिया हमारी कंट्री है, उसका नेशनल गेम क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ रशिया। सो राइट नंबर 9 आफ्टर फुटबॉल। मलेशिया। 10th नंबर पे हमारी कंट्री है मलेशिया एंड द गेम इज बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है वो मलेशिया कंट्री का नेशनल गेम है। नेशनल गेम ऑफ मलेशिया इज बैडमिंटन। नाउ चाइना। 11th नंबर पे हमारी कंट्री है चाइना एंड द नेशनल गेम इज टेबल टेनिस। चाइना का नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। सो राइट नंबर 11। 12th नंबर पे है स्कॉटलैंड, जो हमारा लास्ट कंट्री है वो है स्कॉटलैंड। द नेशनल गेम ऑफ स्कॉटलैंड इज रग्बी फुटबॉल। कौन सा है? रग्बी फुटबॉल। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम अपने चैप्टर का रिवीजन करते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रीज गिवन है एंड राइट हैंड साइड पे नेशनल गेम्स। लेट्स सी अगेन।
Russia. First country is Russia and the national game is baseball. Second is England. National game of England is cricket. So write number 2. Third one is Spain and the national game of Spain is bullfighting. BULL bull, FIGHTING fighting, bullfighting. So write number 3. Fourth one is Japan and the national game of Japan is judo. JODO judo. So write number 4. Fifth one is Canada. Fifth country is Canada and national game of Canada is hockey. Ice hockey. ICE ice HOCKEY hockey. Ice hockey is the national game of Canada. Now next one is ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया जो हमारी कंट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया देश है, उसका नेशनल गेम क्या है? क्रिकेट और साथ ही टेनिस. ये दोनों ही जो गेम हैं वो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गेम में काउंट होते हैं. CRICKET क्रिकेट, TENNIS टेनिस. क्रिकेट और टेनिस दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गेम हैं, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय खेल हैं. So write number 6. Next one is India. You all know इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी. HOCKEY हॉकी. हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. पाकिस्तान. पाकिस्तान का नेशनल गेम अगेन हॉकी. इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही नेशनल गेम क्या है? हॉकी. सो राइट नंबर 8. देन रशिया. रशिया का नेशनल गेम है, द नेशनल गेम ऑफ रशिया इज फुटबॉल. सो मैच इट विद फुटबॉल. हम नंबर 9 को H के साथ मैच करेंगे, फुटबॉल के पीछे 9 नंबर लिखेंगे. 10th इज मलेशिया. मलेशिया जो हमारी कंट्री है उसका नेशनल गेम है बैडमिंटन. सो राइट नंबर 10. 11th नंबर पे है चाइना एंड द गेम ऑफ चाइना इज टेबल टेनिस. लास्ट जो हमारी कंट्री है स्कॉटलैंड. Last one is Scotland and the game of Scotland is, national game of Scotland is rugby football. So write number 12. So आज हमने डिस्कस किया है अपना चैप्टर नंबर 25 नेशनल गेम. Today we study about national games of different countries. I hope you understand this topic. Write it in your fair notebook and also match column A to column B in your book. I hope you understand. Thank you.